गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्थ लेक्चर है। 3 लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, 3 लेक्चर हो चुके हैं और उसमें आपको मालूम है स्टार्टिंग फ्रॉम चार्जेस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, और उसके बाद कूलम्स लॉ, उसके एप्लीकेशंस, और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक चार्ज अपने चारों तरफ के रीजन में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। स्टैटिक चार्ज है तो हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एज ए रीजन डिफाइन किया, रीजन कहाँ तक फील्ड है भाई, और उसके बाद फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 2 पैरामीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा होगा बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जाहिर सी बात है कि वो नेक्स्ट पार्ट में जाएगा, लेकिन अभी हम लोग कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने कैसे डिफाइन किया, वो आपके पास डेफिनेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन रिपीट मैं नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में शुरू कर दिया। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्योंकि सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज की वजह से अगर जान जाएंगे तो फिर बिगर चार्जेस, बड़े बड़े बॉडीज जो भी होंगी उनकी वजह से हम निकाल सकते हैं फील्ड किसी भी गिवन पॉइंट पे उसकी वैल्यू। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो है हमारे पास E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप यूनिट वेक्टर है एक तरीके का, जो बेसिकली उस पॉइंट चार्ज से बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि अगर Q पॉजिटिव है, मेरा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो ये टर्म पॉजिटिव होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो रेडली अवे होगी। लेकिन अगर Q निगेटिव हुआ तो वो अपना माइनस साइन लेके आएगा, और माइनस साइन लेके जब आएगा तो माइनस साइन इसको दे देगा, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, माइनस साइन इसको दे देने का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आर कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आर कैप। आर कैप रेडली आउटवर्ड होता है, तो आपकी डायरेक्शन अगर वो निगेटिव चार्ज हुआ तो रेडली इनवर्ड हो जाएगी। तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एग्जाम्पल भी ले लिया था, और अब हम लोग जो डिस्कशन है वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें 2 चार्जेस हों या 2 से ज़्यादा भी चार्जेस हो सकते हैं। हम लोग नल पॉइंट ढूंढते हैं। नल पॉइंट वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लागू होगा, 2 या 2 से ज़्यादा चार्जेस होंगे जो एक दूसरे की फील्ड को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कैंसिल कर देंगे। तो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, तो वो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हम लेने जा रहे हैं। सबसे पहले 2 चार्जेस की जो पॉसिबिलिटी है, इसमें 2 चार्जेस मैंने रख दिए हैं, और पहला जो केस है इसमें हमने दोनों को सपोज कर लो पॉजिटिव लिया है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों चार्जेस की वजह से अगर मैं कहीं भी पॉइंट यहाँ पे ले लूँ तो ये दोनों यहाँ पे फील्ड कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल करने के लिए 2 हैं तो इक्वल अपोजिट होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे इक्वल और अपोजिट नहीं होंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होगी इधर, इसकी डायरेक्शन होगी इधर, तो ये रिजल्टेंट हमेशा बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो जहाँ पे वो नेट फील्ड 0 हो सकती है, या तो वो इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई पॉइंट हो या बाहर हो। तो पहले मैं बाहर बता देता हूँ कि बाहर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि बाहर के पॉइंट पे ये वाला किधर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये वाला किधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अवे। ये वर्ड याद रखो, अवे और टूवर्ड्स, अवे और टूवर्ड्स। पॉजिटिव की वजह से अपने से अवे और नेगेटिव की वजह से अपनी तरफ, राइट। तो ये प्लस Q1 किधर प्रोड्यूस करेगा, लेफ्टवर्ड, और ये Q2 किधर करेगा, लेफ्टवर्ड। ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। तो जो सो कॉल्ड नल पॉइंट है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, वो पॉइंट यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे होने का चांस है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला किधर प्रोड्यूस करेगा, राइट वर्ड, और ये पॉजिटिव वाला किधर करेगा, अपने से अवे, वो किधर चला जाएगा, इसका अपने से अवे किधर होगा, लेफ्ट वर्ड होगा। तो इसमें अगर मैं Q1 के कंट्रीब्यूशन को E1 कह दूं और Q2 के कंट्रीब्यूशन को E2 कह दूं, तो ये दोनों का जब मैं वेक्टर सम करूंगा तो ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन, और यहाँ पे नेट फील्ड क्या आ जाएगी, 0। और नेट फील्ड 0 होने के लिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कर दीजिए। इनके बीच का सेपरेशन D है। मान लीजिए Q1 से कितना डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहाँ पे फील्ड 0 होने का चांस है, तो हम क्या कर देंगे कि इसको अगर ये x हुआ तो इधर की डिस्टेंस कितनी हो गई, डेफिनेटली यहाँ की डिस्टेंस हो गई D माइनस x, सपोज कर लो। तो बताओ भाई Q1 का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, E1 इन मैग्नीट्यूड, तो दैट विल बी डायरेक्टली K Q1 अपान x स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, K Q1 अपान x स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, डायरेक्शन अपोजिट है, तभी वो कैंसिल हो रहे हैं। तो K Q1 अपान x स्क्वायर इज इक्वल टू K
Q2 अपान डी माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे आपको अगर Q1 Q2 पता है, K कैंसिल हो जाएगा तो, और D पता है तो आपको X निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से आसानी से आप X कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम जल्दी से क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं आपके सामने, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। मान लीजिए सीधा सीधा है 4 कूलम, ये 9 कूलम। जाहिर सी बात है कि जो नल पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, बताइए बेस लाइन अगर इनके बीच का सॉल्यूशन डी हो तो बताइए इन दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नेट फील्ड जीरो होगी, यानी नल पॉइंट हमको मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो पॉइंट कहीं यहाँ मिलेगा। अच्छा, एक अंदाजे से बताइए कि वो पॉइंट जो होगा वो मिडिल से लेफ्ट में होगा या मिडिल के राइट में होगा। तो देखो यहाँ पे दोनों प्लस हैं, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है फील्ड में वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये 4 कूलम वाला छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि जब 4 कूलम वाला छोटा है तो ये छोटी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इससे डिस्टेंस क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, ताकि फील्ड उसके बराबर हो जाए। वो बड़ा है ना, तो वो ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, तो उसे थोड़ा दूर रखेंगे। भैया तुम ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस कर दोगे तो तुम तो दूर रख देते हैं। तो जाहिर सी बात है लॉजिकली बोला जाएगा तो जो x की वैल्यू होगी वो d/2 से कम आएगी। चलिए, ये है वो पॉइंट, इसका कोई फॉर्मूला इसमें रखने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा राइट वर्ड, इसका कंट्रीब्यूशन कितना किधर होगा लेफ्ट वर्ड, और दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो यहां से आ जाएगा, ठीक है, ये क्या है, यहां से आ जाएगा, ये एग्जाम्पल का पॉइंट था। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन कर दो Q1 की जगह कितना आ गया 4 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 दैट इज 9 अपान डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के कैंसिल, देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर में है, यहाँ पे यहाँ से एक्स की 2 वैल्यूज आने का चांस दिख रहा है, लेकिन हमारे पास फिजिकली तो 2 वैल्यूज तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एक्स की सिर्फ एक वैल्यू आएगी। तो हम अगर इसको डायरेक्टली रूट ले लें, हम डायरेक्टली रूट ले लें, जैसे मान लो कि आप लिखते हो 4 इज इक्वल टू 9, तो क्या हो सकता है 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ऐसा हो सकता है, समझ गए। तो इस हम माइनस छोड़ के प्लस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उससे हमारा काम चल जाता है, तो ठीक, नहीं तो हम माइनस से सॉल्व करेंगे तो हमें एक ही वैल्यू आएगी, तो हम उसमें से पॉजिटिव वाली वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें डायरेक्टली रूट ले लीजिए, ये बन जाएगा 2 अपान एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आ सकता है, मैंने प्लस ले लिया, ये हो जाएगा 3 अपान डी माइनस एक्स। इसको सॉल्व करके एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2d माइनस 2x, 2d माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5x, तो यहां से x बराबर हो जाएगा 2d/5। यस, तो मैंने क्या समझा था, पॉइंट कहाँ आएगा, मिडिल से थोड़ा लेफ्ट में होगा। तो ध्यान रखिएगा छोटे वाले चार्ज के पास होगा वो पॉइंट। तो ये एक सवाल और इस तरीके के सवाल हमको मिल जाएंगे प्रैक्टिसिंग मटेरियल में, जल्दी से नोट कर लीजिए। राइट, तो इसमें इस नल पॉइंट ढूंढना, यानी जहां वो पॉइंट ढूंढना जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये इसके अलावा ये तो एक क्वेश्चन हो गया अपने आप में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, मैंने फटाफट सॉल्व कर दिया, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, आप समझ सकते हो। मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दिया, क्योंकि कैंसिल होना है तो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, डायरेक्शन द अपोजिट है। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन फ्रेम होता है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तब भी ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, कौन छोटा है कौन बड़ा है वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर हम इस पॉइंट चार्ज के बहुत ही क्लोज से इस लाइन पे चलें तो क्या होगा, हमें एक पॉइंट मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट चार्ज Q1 के बहुत करीब रहूंगा तो जाहिर सी बात है कि Q1 से उसकी दूरी बहुत कम होगी। जब R बहुत छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी।
और यहाँ पहुंच सकते ना दोनों कैंसिल होते हैं, तो इसका मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट के लेफ्ट में हूँ तो कौन डोमिनेट करेगा, Q1 डोमिनेट करेगा, और अगर मैं इस पॉइंट के राइट में हूँ तो कौन डोमिनेट करेगा, Q2 डोमिनेट करेगा, और यहाँ पे दोनों का डोमिनेशन क्या होता है, कैंसिल होता है। तो हमसे पूछा जाता है कि आप एक ग्राफ बनाइए कि अगर हम में से कोई इस लाइन पे चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ बनाइए, पहले यहां से यहां तक का बनाइए, बाद में बाहर के बारे में सोच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले ये जो पॉइंट है यहाँ पे फील्ड क्या आएगी, यहाँ पे फील्ड आएगी 0। अच्छा, चूंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो जब मैं यहाँ पे रहूंगा तो ये वाला डोमिनेट करेगा और फील्ड किधर होगी, राइट वर्ड। लेकिन जब मैं यहाँ पे होऊंगा तो ये वाला डोमिनेट करेगा और फील्ड किधर होगी, लेफ्ट वर्ड, क्योंकि ये प्लस अपने से आवे, ये प्लस है अपने से आवे। तो अगर मैं इस फील्ड को पॉजिटिव कहूंगा तो इसमें मुझे क्या कहना पड़ेगा, निगेटिव ग्राफ में वो निगेटिव में दिखलाया जाना चाहिए, ठीक है ना। अनलेस अंटिल कोई बोले कि हम मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं, तो अगर मैग्नीट्यूड नहीं बोला गया है और साइन के साथ उसको शामिल किया जाए तो जरूर से हम डिसाइड करेंगे कि भाई राइट वर्ड को प्लस लेंगे तो लेफ्ट वर्ड को माइनस। अब देखिए, अगर हम लेते हैं पॉइंट विच इज वेरी क्लोज टू Q1, तो इसका मतलब क्या होगा, फील्ड का फार्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू KQ/R², R इज टेंडिंग टू 0, तो फील्ड इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब होगा कि अगर मैं एक पॉइंट चूज करता हूं जो Q1 के बहुत ही करीब है तो वहां पे फील्ड क्या होगी, टेंडिंग टू 0। तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, इधर भी टेंडिंग टू 0, यहाँ पे टेंडिंग टू 0, यहाँ पे टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहाँ भी टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्योंकि जब मैं Q2 के बहुत करीब रहूंगा तो Q2 का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, और यहाँ पे दोनों को जाएंगे कैंसिल। इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा। इसमें अगर साइन को पलट दिया जाए तो ये ग्राफ यहाँ बनने के बजाय यहाँ भी कोई बना सकता है, तो उसमें साइन देख लीजिएगा, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये अच्छा, अगर आप बाहर के हिस्से में ड्रॉ करना चाहें तो बाहर के हिस्से में ड्रॉ कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इसके राइट में Q2 ही डोमिनेट करता रहेगा क्योंकि Q2 पॉजिटिव है। तो इस तरीके से अब इसमें Q2 की वजह से फील्ड होगी किधर, अगर मैं राइट की तरफ पॉइंट लेता हूं, यानी इसके बाहर जा रहा हूं, तो अब Q2 डोमिनेट करेगा, Q2 यहाँ पे है, पॉजिटिव किधर होगी, फील्ड अवे, और अवे अवे का मतलब राइट वर्ड हमने क्या लिया, प्लस। तो यहाँ पे फिर जब मैं Q2 बहुत करीब रहूंगा तो फील्ड टेंडिंग टू इंफिनिटी, और धीरे धीरे इंफिनिटी पे पहुंच के क्या हो जाएगा, सब कुछ 0 आ जाता है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस रीजन में जाऊं तो क्या होगा, इस रीजन में जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पे आता हूं, इसके बाहर जाता हूं तो Q1 वाला आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे किधर होगा, अवे, और अवे का मतलब लेफ्ट होगा, और लेफ्ट वाला हमने क्या लिया, निगेटिव। तो वो इस तरीके से यहाँ पे ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट ग्राफ है। तो ग्राफ के ऊपर ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। तो ये हो गया आपका, जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हों तो ये सिचुएशन होगी, न्यूमेरिकल फ्रेम होने का एक चांस है, और ये ग्राफ का क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है। जल्दी से नोट कर लीजिए। राइट, तो नल पॉइंट में हमने लिया जहां पे दोनों चार्जेस प्लस थे, आपको समझाया, दो चार्जेस की बात अभी चल कर रहे हैं हम लोग। और अब सिचुएशन होगी जहां पे दो चार्जेस हैं, एक लाइन पर है, ऑफ कोर्स पॉइंट चार्जेस हम लेके चल रहे हैं। अब इसमें से एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो जब एक प्लस और एक माइनस होगा, देखिए सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट होगा, पॉइंट चार्जेस अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर हम कहीं बाहर लेंगे तो डेफिनेटली वो कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि वो इक्वल अपोजिट कभी नहीं होंगे, है ना। ये प्लस होगा इधर की तरफ, माइनस होगा इधर की तरफ, वो कैंसिल नहीं होंगे। तो वो पॉइंट इसी लाइन पे कहीं लाई कर सकता है, चाहे वो दोनों के बीच में लाई करे, चाहे वो बाहर लाई करे, बाहर में चाहे वो लेफ्ट साइड लाई करे, चाहे राइट साइड लाई करे। यस, लेफ्ट या राइट की भी चांस आएगी। तो सबसे पहले सोचो क्या मिडिल में पॉसिबल है, जहाँ पे नल पॉइंट मिल जाए, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाए, क्योंकि ये प्लस है, प्लस वाला किधर करेगा, अपने से अवे, राइट वर्ड। माइनस वाला कैसा किधर करेगा, अपनी तरफ किधर जाएगा, अपनी तरफ तो राइट ही जाएगा। तो ये कैंसिल नहीं होंगे, समझ गए। यहां पे और यहां पे चांस है, कैसे चांस है, देखो ये प्लस वाला किधर करेगा, अपने से अभी किधर जाएगा, लेफ्ट वर्ड, ठीक। और ये दो का किसका, Q1 का कंट्रीब्यूशन, और Q2 कैसा है, निगेटिव है। तो Q2 निगेटिव है तो जाहिर से तो अपनी तरफ करेगा, तो वो राइट वर्ड करेगा।
तो यहाँ पे मिलने का चांस है। इसी तरीके से यहाँ पे सबसे पहले Q1 वाला किधर करेगा, Q1 पॉजिटिव अपने से अवे, तो अपने से अवे किधर होगा, राइट वर्ड, और Q2 कैसा नेगेटिव है तो किधर करेगा, अपनी तरफ। तो यहाँ भी मिलने का चांस है, तो यहाँ भी मिलने का चांस है, यहाँ मिलने का चांस है, लेकिन दोनों जगह नहीं मिलेगा, कोई एक ही मिलेगा। कैसे? क्योंकि देखने की बात क्या होगी कि मान लो जैसे यहाँ मिलने का चांस है, तो डिपेंड करेगा कि Q1 और -Q2 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर मिलने का चांस है तो देखो ये पॉइंट Q1 से क्या है, करीब है, और Q2 से क्या है, दूर है। तो मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि Q1 के करीब है तो Q1 छोटा होगा तो उसके करीब रखेंगे, और Q2 बड़ा होगा तो उससे दूर रखेंगे। समझ में आ गई बात? वो चीज आप यहाँ समझ सकते हो। तो इस एग्जाम्पल में आप आसानी से इस बात को समझ सकते हो। तो प्लीज गो फॉर फाइंडिंग द नल पॉइंट। डेफिनेटली वो कहीं बीच में नहीं लाई करेगा, वो कहीं यहीं लाई करेगा। क्यों लाई करेगा? क्योंकि 4 कूलम वाला छोटा है और 9 कूलम वाला बड़ा है मैग्नीट्यूड में, तो उससे दूर रखेंगे ताकि दोनों को क्या करना है, कैंसिल। तो यहां से कितना दूरी पर मिल जाएगा, यहां से कितना दूरी पर नल पॉइंट मिलने का चांस है, सपोज कर लो x। तो ये कितना है, 4 कूलम वाला किधर प्रोड्यूस करेगा, अपने से अवे, और -9 वाला करेगा अपनी तरफ, और दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसको आप कह दो E1 बराबर E2 इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो अपोजिट है ही। तो कैलकुलेट कर लो, बोलो E1 कितना आ गया, 4 कूलम वाले का कंट्रीब्यूशन, ये हो गया K × 4 अपान, यहां से कितना आएगा x² इज इक्वल टू E2 9 वाले का कंट्रीब्यूशन है, और मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं उसमें माइनस साइन की अब जरूरत नहीं है, माइनस की वजह से तो डायरेक्शन राइट हुई है, तो अब मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहे हैं तो उसमें माइनस साइन नहीं लिखा जाएगा, ये आ जाएगा K × 9 अपान, और यहां से दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से ले लिया मैंने x, यहां से ले लिया x, तो यहां कितनी हो गई d + x, तो इस बार हो जाएगा d + x का स्क्वायर। बस अगेन वी कैन गो फॉर दैट सेम वे। फिर यहाँ पे दो रूट आ सकते हैं, लेकिन हम एक से पहले काम करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा 2/x इज इक्वल टू, है ना, प्लस माइनस का चांस है, प्लस से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3/d + x। कोई कंट्राडिक्शन आएगा, कोई ऐसी वैल्यू आए तो जो एग्जिस्ट नहीं करती तो प्लस की वजह माइनस वाला सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 2d + 2x इज इक्वल टू 3x, ये उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 2d, x इज इक्वल टू 2d, ये उधर जाएगा, x होगा x 2d, यस, उसके 2d लेफ्ट होगा ना, हमने यहाँ पे नहीं मालूम कितना दूरी है, नहीं बना देता, तो 2d होगा और एक ही पॉइंट होगा, और ऐसा पॉइंट राइट साइड नहीं होगा। नोट डाउन। फोर वाला किधर करेगा, लेफ्ट, अवे, अपने से अवे, पॉजिटिव वाला अपने से अवे, नेगेटिव वाला अपनी तरफ, तो ये अपनी तरफ है, किसकी तरफ है, -9, और मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दिया, ये कोई मुश्किल नहीं है। और अब अगर हम इस लाइन पे चलें तो फिर से अगर हमको ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो पहले तो हम इस लाइन के बीच में ही ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि फील्ड तो यहाँ 0 है, कहीं 2D पे है ना, 2D कोई स्केल पे नहीं कि 2D एग्जैक्टली है, अंदाजे से 2D है, ठीक है ना। तो इस बार बाहर का ग्राफ बनाना आसान नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस के दौरान कहीं मिले तो मुझे बताइएगा, नहीं तो बाहर का बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 होगा और उसके बाद किस तरह की कॉम्प्लिकेशन उसमें आएगी। सिर्फ आप बीच के पार्ट की बात बताता हूँ आपको मैं, और बीच के पार्ट में ये है कि बीच में कहीं 0 नहीं है, बीच में कहीं 0 नहीं है। अब देखो, अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं वेरी क्लोज टू 4 कूलम, मैं सिर्फ इन दोनों के बीच में बना रहा हूं, ना इधर बाहर बना रहा हूं ना उधर बाहर बना रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं 4 कूलम के बहुत करीब रहूंगा तो क्या होगा, 4 कूलम बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा, वेरी क्लोज यानी कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इन्फिनिटी, और जो है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, राइट वर्ड, क्योंकि ये प्लस है, प्लस को राइट वर्ड को मैं क्या ले लूंगा, प्लस, राइट वर्ड को मैं ले लूंगा प्लस। तो इसका मतलब हो गया कि जब मैं 4 कूलम से राइट जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे क्या कंट्रीब्यूशन मिलेगा, इन्फिनिटी, ठीक है। चलो अच्छी बात है, यहां मिल गया इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब जब यहाँ इन्फिनिटी तो आगे जाऊंगा तो कम होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं वेरी क्लोज टू 9 कूलम हो जाऊं, लेकिन फिर भी इसी रीजन इधर ही रहूं, है ना, इधर ही रहूं, तो जाहिर होता है कि अब मैं 9 कूलम के बहुत करीब रहूंगा तो 9 कूलम वाला डोमिनेट करेगा और फील्ड प्रोड्यूस करेगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लेकिन वो किधर होगी, राइट वर्ड होगी लेफ्ट वर्ड होगी, टुवर्ड्स
-9 माइनस टुवर्ड्स, पॉजिटिव में अवे, तो इसमें भी फील्ड राइट वर्ड होगी, यानी यहां भी प्लस टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहां भी प्लस टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहां पे भी प्लस टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां भी प्लस टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में आपको क्या जीरो जीरो मिलना नहीं है, जीरो मिलना नहीं है, तो इसका मतलब होगा बीच में क्या मिलेगा, मिनिमा। तो मिनिमा जो वर्ड मैंने इस्तेमाल कर दिया, तो जाहिर सी बात है आपको कहां जाना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम जाना पड़ेगा, और प्रॉब्लम का लेवल आप बर वक्त हम उसको नहीं हैंडल करेंगे इस वक्त। तो मैं आपको सिर्फ बता दूं कि ये मिनिमा मिलेगा, आप पूछोगे मिनिमा कहां मिलेगा, तो उसके लिए मैक्सिमम मिनिमा में जाकर ढूंढना पड़ेगा, वो अभी आपको नहीं करना है। मैं आपको अपनी जानकारी की बेसिस बताता हूं कि जो मिनिमा मिलेगा वो किस तरफ मिलेगा, किस साइड मिलेगा, छोटे वाले चार्ज की तरफ या बड़े वाले चार्ज की तरफ। तो मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है कि जो मिनिमम मिलेगा कहां मिलेगा, ये नहीं ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढना होगा तो डेफिनेटली मैक्सिमम में करेंगे, लेकिन इट विल बी क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। प्लीज मार्क कर लो, क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। यस, ये ध्यान रखना, क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। बाकी आपको इसमें मैक्सिमा कहां है या उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये आपके लेवल पे अभी क्वेश्चन बर वक्त नहीं है। और यहाँ पे जीरो होगा, जानते हो जहाँ पे जीरो होता है, जहाँ प्लस और माइनस होता है, वो कॉम्प्लिकेशन आएगा, ठीक है ना, इसलिए अभी मैं उसको शामिल नहीं कर रहा, वो आपके लेवल पे रिक्वायर्ड नहीं है। जल्दी से नोट करो। उसके बाद नल पॉइंट कैलकुलेशन में हम लोग दो चार्जेस से आगे बढ़ते हैं और 3, 4, 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा अगला सेगमेंट हो गया डिस्कशन का, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आसान सिचुएशन है डेफिनेटली, अगर मैं पहले भी ये क्वेश्चन हमने ले लिया था, फोर्स में भी लिया था कि अगर इसके तीन, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके तीनों वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज रख दिया जाए, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर यहाँ पे एक चार्ज रख दिया जाए सेंटर पे, सेंट्रॉइड पे, तो उस पे नेट फोर्स क्या आएगा, डेफिनेटली जीरो। तो टेस्ट चार्ज रखना, फोर्स निकालना, और कुछ भी नहीं रखा तो भी तो फील्ड तो निकाल सकते हैं ना। तो मुझे बता सकते हो कि इन तीनों की वजह से यहाँ पे नेट फील्ड क्या होगी, डेफिनेटली जीरो। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ पे नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, बीच में मिलेगा, ठीक है, हो गया। इसी तरीके से अगर मैं 4 ले लूं स्क्वायर के वर्टिसेस पे, तो भी सेंटर पे फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। हेक्सागन हमारे पास है, इसके सभी 6 कॉर्नर पे मैं अगर इक्वल चार्ज रख दूं तो भी क्या होगा ना, यहाँ पे हेक्सागन थोड़ा सा सही बना लो, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। चलो ठीक है, तो क्या होगा, सेंटर पे फिर से होगा जीरो, ठीक। ये जीरो होने के लिए देखो, अगर 3 है तो 3 मिलके जीरो होंगे, और अगर इवन जो नंबर में पॉलीगन है, तो आप यूं भी कह सकते हो कि दो दो कैंसिल कर जाएंगे। देखो ये 1, 2, 3, 4, तो क्या होगा, बोलोगे सर 2 और 4 कैंसिल कर देंगे, 1 और 3 कैंसिल कर देंगे। देखो ये इधर जितना करेगा उतना ये इधर करेगा, जितना ये इधर करेगा उतना इधर करेगा। तो पेयर के फॉर्म में तो एक एक मतलब पेयर के फॉर्म में कैंसिल हो जाएंगे अगर वो इवन नंबर में है, जैसे हेक्सागन में, जैसे स्क्वायर में। लेकिन अगर पेंटागन में है या ट्रायंगल में है, तो दो मिलके कैंसिल नहीं होंगे, तीनों मिलके कैंसिल होंगे। इसी तरीके से अगर पेंटागन है तो क्या होगा, पेंटागन होगा तो ये पेंटागन के वर्टिसेस पे आपने सब में जो है चार्ज रख दिया, प्लस प्लस सेम सेम, समझ गए। तो क्या होगा कि यहाँ पे पेयर के फॉर्म में कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि एक पेयर दूसरे पेयर को कैंसिल, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को कैंसिल नहीं करेगा। तो यहाँ पे बोलेंगे सब मिल के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और सिमेट्री की वजह से क्या होगा, है ना, जैसे अब एक पार्टिकल है, जिसमें बताया था पार्टिकल, उसको 3 लोग खींचे और बिल्कुल 120 पर हो, 5 लोग खींचेंगे तो कितने एंगल पर होंगे, वो हम डिवाइड कर लेंगे, 360 को 5 में डिवाइड कर लेंगे, समझ गए बात को। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेट फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो। सही बात है। तो अगर पेयर के फॉर्म में है, यानी इवन हमारा पॉलीगन है, तो इंडिविजुअल पेयर बन जाएंगे, वहां से कैंसिल कर देंगे। अब यहां पे एक बात जो बताने की छोटी सी, वो क्या है कि हमसे पूछा जाता है कि अगर सपोज कर लिया जाए कि इसमें से पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो, अगर मान लिया जाए कि पेंटागन के 5
5 वर्टिसेस में से सिर्फ 4 पे ही चार्ज रखा गया है। तो बात बताइए, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर? नोट कर लो, है ना। इफ 4 charges are placed at the 4 vertices of a regular pentagon, 5वां खाली है, तो अब बताइए कि इन चारों की वजह से यहां पे फील्ड कितनी होगी? यस, नोट कर लो। If 4 charges plus q each are placed at the 4 vertices of a regular pentagon, find the field at the center due to all these 4 charges. तो आप इन 4 चार्जेस की वजह से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करोगे, 4 का वेक्टर सम करोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट जॉब। फिर क्या करना होगा? तो करना ये होगा कि हम इसको लॉजिक से सॉल्व करेंगे, और वो लॉजिक यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लग सकता है। समझ के बात को? और लॉजिक क्या है कि इन चारों का कंट्रीब्यूशन कितना है फील्ड में, मान लो जो भी है वो ई है, ठीक। अब एक काम करो कि ये जो 5वां यहाँ पे नहीं है, मैं ऐसा करता हूं कि मैं 5वां भी सपोज कर लो ला के रख दूं। तो जैसे ही मैं 5वां यहां ला के रख दूंगा तो यहाँ पे नेट फील्ड क्या हो जाएगी? 0। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जितनी फील्ड ये चारों मिलके यहां प्रोड्यूस कर रहे थे, ये 5वां आके क्या किया? उन सभी की फील्ड को उसने अकेले ने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, क्योंकि नेट फील्ड क्या आ गई? 0। तो इसका जवाब क्या है? व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू ऑल दीस 4 चार्जेस? फील्ड उतनी होगी जितना ये एक अकेला प्रोड्यूस करेगा, बट द ओनली थिंग इज दैट ये अकेला प्रोड्यूस करेगा सपोज कर लो अपने से अवे, तो बाकी चारों की जो होगी वो होगी इसके अपोजिट। तभी तो इन चारों के कंट्रीब्यूशन को ये वाला क्या कर देगा? कैंसिल। तो अगर ये मुझे वर्टेक्स से इसकी डिस्टेंस पता हो, कुछ भी आर कह दो, तो इन चारों की वजह से फील्ड कितनी होगी मैग्नीट्यूड में? वही जो ये अकेला प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि चारों के साथ जब ये 5वां आया था तो नेट फील्ड क्या होती है? 0। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। तो व्हाट द फील्ड ड्यू टू ऑल दीस 4 चार्जेस? सेम जो एक मैं ला के रखूंगा, क्योंकि वो चारों की फील्ड को क्या कर देगा? कैंसिल। इसी कहानी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और मैं इसी में ले लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये आपका हो गया पेंटागन या हेक्सागन। अब इसी में अगर पेंटागन हेक्सागन से भी हम आगे बढ़ जाएं और सपोज कर लो कि मेरे पास एक पूरी रिंग है, जो पूरा एक सर्किल होता है वो भी एक पॉलीगन है ऑफ इनफाइनाइट साइड, समझ गए ना। तो अगर ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसमें चार्ज पूरी रिंग पे है, तो जाहिर सी बात है सिमेट्री की वजह से यहाँ पे फील्ड क्या आएगी? बताओ, फील्ड क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि जैसा एक छोटा सा चार्ज यहाँ होगा वैसे एक छोटा सा चार्ज यहाँ होगा, जैसा एक छोटा सा चार्ज यहाँ होगा वैसे छोटा सा चार्ज यहाँ होगा। ये इसके कंट्रीब्यूशन को क्या करेगा? कैंसिल करेंगे। कैंसिल सब, यस। तो सिमेट्री वजह से फील्ड 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो ये होता है कि मैं बता दूं, यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो ये होता है कि अगर मेरे पास, नोट डाउन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक रिंग है, मान लीजिए इसकी रेडियस r है, इसको मैंने चार्ज दिया है q। अब अगर मैं इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट सपोज कर लो dx लेंथ का रिमूव कर दूं, dx लेंथ का रिमूव कर लो, डाउन देयर इज ए रिंग ऑफ रेडियस r एंड टोटल चार्ज q, a small part dx is removed, a small part dx is removed. Find the electric field due to the remaining part, due to the remaining part, ठीक। बहुत मामूली से क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको नोट नहीं कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। तो इसमें क्या करना होगा? बात फिर वही करेंगे सेम, क्योंकि हमने ये कहा था अगर फुल रिंग होती तो उसके सेंटर फील्ड क्या होती? 0। तो इसका मतलब होगा कि ये सारे मिलके जितना फील्ड यहां प्रोड्यूस कर रहे होंगे, अगर ये जो पार्ट मैंने रिमूव किया है मैं वापस इसको ले आके लगा दूं तो फिर क्या हो जाएगी? बराबर लगा दिया तो क्या होगी? नेट फील्ड क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी फील्ड ये सारे मिलके कर रहे थे उतनी ही फील्ड ये अकेला आके प्रोड्यूस कर देगा। और चूंकि छोटा सा पार्ट रिमूव किया तो ये एक पार्टिकल के फॉर्म में ट्रीट किया जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि जितनी फील्ड ये सब मिलकर प्रोड्यूस करते हैं उतनी फील्ड ये अकेला करेगा। सिर्फ फर्क क्या होगा? डायरेक्शन का फर्क होगा, क्योंकि ये करेगा अपने से अवे और बाकी मिलकर कर रहे होंगे उसके अपोजिट, ताकि नेट क्या आ जाए? 0।
तो अब ये एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा जिसकी लेंथ कितनी है dx। समझ गए बात को? तो इस dx वाले पार्ट पे कितना चार्ज होगा dq। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चार्ज पूरी रिंग पे डिवाइडेड था, तो हम यहाँ पे एक पैरामीटर डेवलप कर लेंगे जिसका नाम है लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। आप जानते हैं मैकेनिक्स में हमने बताया होगा मास पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी पूरी रिंग की? 2 पाई है। तो आपने क्या डिफाइन कर लिया इस रिंग के ऊपर? चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझ सकते हो इसको क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो बताओ भाई इस dx पार्ट पे कितना चार्ज आएगा? लैम्डा dx। बस बताओ कि बाकी बचे हुए पार्ट की वजह से फील्ड उतनी होगी, जो छोटा सा आके उसने क्या किया, इनके इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे जो फील्ड होगी मैग्नीट्यूड में वो कितनी आ जाएगी? E बराबर k dq। जो ये छोटा पार्टिकल करेगा वही बाकी मिलके कर रहे थे, k dq अपान r स्क्वायर। dq की वैल्यू यहाँ से लाकर रख दी, लैम्डा dx। लैम्डा आपने यहाँ से डिफाइन कर रखा है। तो ये क्वेश्चन आपके लेवल पे बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम होता है, जैसे नोट कर लो, समझ लो। डाउट है तो मार्क करो, पूछ सकते हो डाउट सेशन में, ठीक है। और इसके बाद हम लोग फील्ड कैलकुलेशन, अभी हमने ज्यादातर पॉइंट चार्जेस की वजह से फील्ड कैलकुलेट किया है, अब हम लोग फील्ड कैलकुलेशन करेंगे ड्यू टू अदर टाइप ऑफ चार्जेस में, जिसमें पूरी रिंग होगी एक साथ, हाफ रिंग होगी या वायर होगा, स्ट्रेट वायर होगा। आप जानते हो कि सब को हम मान सकते हैं मेड ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारा सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट इस बार इंटीग्रेशन फॉर्म में लगेगा और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जल्दी से नोट करो। Right, so we want to go for calculation of electric field. Please see on the left side. Calculation of electric field due to different types of charge distribution. Different type of charge distribution, जिसमें रिंग होगी, डिस्क भी है, स्फीयर है और वायर है, लॉन्ग वायर है, फाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट लेंथ का। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और मैं यहाँ बता दूँ, क्योंकि इसकी जरूरत हमें कभी बीच में पड़ जाएगी। तो प्लीज नोट डाउन, ये है हमारे पास फोर्स ऑन ए चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ध्यान से, फोर्स ऑन ए चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कहीं पे कोई चार्ज रखा जाएगा तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या डिफाइन किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने डिफाइन किया था फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। तो जो कोई भी चीज हम डिफाइन करते हैं, भाई कपड़े का रेट, कभी 1 मीटर का रेट इतना, तो हमको चाहिए 4 मीटर का, ठीक है। तो वही चीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ क्या कैसे डिफाइन? यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी अगर यहाँ पे यूनिट चार्ज रखा जाए तो जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, लेकिन हम यूनिट नहीं रख रहे, तो 4 कूलम रख रहे हैं, 10 कूलम रख रहे हैं, तो इसका मतलब होगा जितना कूलम रखोगे उतने कूलम से मल्टीप्लाई कर देना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो व्हाट द फोर्स ऑन q कूलम ऑफ चार्ज? तो हम उसमें क्या करेंगे? QE। व्हाट इज E? फोर्स पर यूनिट चार्ज। व्हाट द फोर्स ऑन q कूलम ऑफ चार्ज? व्हाट इज फोर्स ऑन 2 कूलम? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है फोर्स ऑन ए चार्ज। नोट कर लो, फोर्स ऑन ए चार्ज केप्ट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे अगर मैं कोई चार्ज रखूंगा तो उस पर फोर्स लगेगा, गिवन बाय F बराबर QE। वेरी पॉपुलर फार्मूला इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। बहुत छोटे फार्मूले कोई बहुत पॉपुलर होते हैं, उनमें से ये फार्मूला है। अब देखो इस फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गया QE। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? जाहिर सी बात है कि फील्ड है ना, उसका सोर्स क्या नहीं मालूम, जो भी सोर्स है फील्ड है, तो जाहिर सी बात है कि जो फोर्स लगेगा उस चार्ज पे, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अगर Q प्लस होगा तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो E की है। तो अगर जो चार्ज मैं रख रहा हूं वो पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं, तो जो फोर्स होगा वो फील्ड की डायरेक्शन में होगा। नोट कर लो, the direction of force will be same as that of field if the charge is positive। और अगर चार्ज नेगेटिव है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहीं भी चार्ज अगर आता है तो अपना माइनस साइन लेके आता है, ठीक है ना। अगर वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड अलग करोगे तो माइनस साइन आगे पीछे ट्रांसफर कर देना, मैग्नीट्यूड में माइनस साइन नहीं होता। तो अगर चार्ज नेगेटिव है तो अपना माइनस साइन लेके आएगा, और माइनस साइन लेके आएगा तो यहाँ पे -1 जनरेट होगा। तो मैग्नीट्यूड में वो चीज नहीं होगी, डायरेक्शन में आ जाएगी, तो यहाँ पे एक माइनस साइन जो होगा वो -E बन जाएगा। -E का मतलब क्या होगा? F की डायरेक्शन -E का मतलब E के अपोजिट। तो प्लीज मार्क कर लो कि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा
वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अपोजिट। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम इसको समझ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे दोबारा समझा दूं, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू मान लो 2 न्यूटन पर कूलम है। यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। यस, न्यूटन पर कूलम। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2 न्यूटन पर कूलम। अब अगर मैं यहाँ पे लाके चार्ज रख दूं Q बराबर, मान लो कितना रख दूं भाई, 0.5 कूलम का चार्ज रख दूं, तो बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा? पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो फोर्स किधर लगेगा? फील्ड की डायरेक्शन, और नेगेटिव रखूंगा तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। तो F बराबर QE का ये फार्मूला आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल मेरे जहन में आ गया, मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं Q और -2Q के, ये फिक्स कर दिए गए हैं कुछ डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस देना जरूरी नहीं है, दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं। क्वेश्चन ये है, इफ द फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ ए इज E, तो एट द लोकेशन ऑफ ए, लोकेशन ऑफ ए की लोकेशन पे फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? जहां पे खुद ए है वो खुद अपने ऊपर फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब होगा कि ए के लोकेशन पे जो फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी? बी की वजह से होगी। और अगर ए के लोकेशन फील्ड ई है, फाइंड द फील्ड एट द लोकेशन ऑफ बी, तो बी की लोकेशन पे फील्ड कितनी है? तो बी की लोकेशन पे फील्ड कितनी है जानने के लिए पहले उस चार्ज को हटाओ, क्योंकि वो अपने ऊपर फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। तो इसका मतलब हुआ कि जो ई मुझे दिया गया है, वो ए की लोकेशन पे, तो बर वक्त इसको हटा दो और इसको हटा दो, तो अब यहाँ पे लोकेशन आ गई जहां पे चार्ज रखा था, उसको हटा दो क्योंकि फील्ड उसकी होगी। तो ये फील्ड पॉइंट चार्ज है, अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा कितना? राइट वर्ड। उस फील्ड को इन्होंने क्या कहा? ई कहा है, लेकिन वो ई मेरे हिसाब से है कितना? वो ई माइनस है ना, -3Q की वजह से फील्ड होगी, तो ये कितना आ जाएगा? K इंटू 3Q -n लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्शन उसका -n का मतलब डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन होता है, डायरेक्शन राइट वर्ड होगी अपॉन d²। ठीक, तो ये होगी फील्ड किस पे? ए की लोकेशन पे, जो कि ई दी हुई इन्होंने, दैट इज K इंटू 3Q अपॉन d²। अब बताओ व्हाट इज द फील्ड एट द लोकेशन ऑफ बी। तो अगर लोकेशन ऑफ बी पे चाहिए तो क्या करना होगा? पहले बी पे जो चार्ज है उसको हटा दो, और यहां पे चार्ज कितना था? Q था। तो अब ये वाला यहां पे फील्ड कितनी प्रोड्यूस करेगा? ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो ये करेगा अवे। तो डायरेक्शन दोनों क्या होगी? जो फील्ड माइनस वाले ने प्रोड्यूस किया तो वो भी राइट वर्ड है, और जो ये प्लस क्यू कर रहा है वो भी राइट वर्ड है। यानी कि हमारा जो आंसर होगा ई डैश का, तो ई डैश में कंट्रीब्यूशन किसका आएगा? इस वाले चार्ज का आएगा, एंड द वैल्यू इज KQ अपॉन d²। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जो आपका ई डैश होगा वो कितना होगा? जो ई था वो था यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे सिंपली 1 आएगा। तो इसका मतलब हो गया जो हमारा ई डैश है बेसिकली वो कितना आ जाएगा? E/3, क्योंकि जो E था उसमें 3 आ रहा है, तो हमको चाहिए सिर्फ KQ अपॉन d²। तो KQ अपॉन d² कितना आ जाएगा? E/3। तो अगर इसमें डायरेक्शन रिवर्स होती तो हमारा आंसर माइनस में आता। मेरे ख्याल से समझ में आ गया ये क्वेश्चन, है ना। जिसकी लोकेशन पे फील्ड पूछेगा वो अपने ऊपर खुद की लोकेशन पे फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, अपने चारों तरफ करेगा। तो ए की लोकेशन पे फील्ड किसकी रहेगी? बी की, और बी की लोकेशन पे किसकी होगी? ए की। समझ गए बात को? चलिए, तो मेनली ये बताना पर्पस था, ये अलग से क्वेश्चन बीच में जहन में आ गया। फोर्स ऑन ए चार्ज केप्ट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा F बराबर QE। इसकी जरूरत कभी भी बीच में पड़ेगी, और काफी मैं इसके ऊपर एप्लीकेशन और लूंगा बाद में। बर वक्त इसको मैंने एहतियातन बता दिया कि कभी जरूरत पड़े तो हम इसे यूज कर सकें। चलिए, प्लीज पुट द हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहले हम लोग ले रहे हैं रिंग। ये फुल रिंग है, मैं एग्जांपल लिया था। तो इस रिंग जिसको हम टोटल चार्ज देंगे Q, इसकी रेडियस होगी R, और ये डेफिनेटली हम मान के चलेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यस, लेट मी पुट इट, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, जिसको ऊपर टोटल चार्ज दिया गया Q, इसकी रेडियस R है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमसे निकालने के लिए बोला जाएगा, 2 पॉइंट बोला जाएगा। एक पूछा जाता है एट द सेंटर, और दूसरा पूछा जाता है एट एन एक्सियल पॉइंट।
तो हम लोग एक्सियल पॉइंट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और एट द सेंटर तो हम आसानी से समझ जाएंगे, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो ये सिचुएशन होगी सेंटर पे निकालना, तो ये सिचुएशन होगी, देखिए ये हमारे पास रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, हर तरफ चार्ज बराबर है, तो क्या होगा, फील्ड सेंटर पे क्या होगी, व्हाट फील्ड एट सेंटर, डेफिनेटली जवाब आएगा 0, क्योंकि हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसकी तरफ दूसरा एलिमेंट होगा उतना ही चार्ज का। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होगी, यहां ज्यादा यहां कम, तो फिर फील्ड सेंटर पे 0 नहीं होगी, तो सेंटर पे फील्ड 0 होगी, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। समझ में आ गई बात। और अब हम चलते हैं एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए, तो उसके लिए हमें 2 लाइन का हमें ये डेरिवेशन करना होगा। ये बिठा दूं, सेंटर पे 0, ठीक है ना, ये पहले बता चुके हैं। अब हमको एक्सियल पॉइंट, एक्सिस, रिंग की एक्सिस, ये रिंग है तो उसका ये एक्सिस होती है जो उसके सेंटर से पास होती है। एक्सिस इज अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, जो उसकी नेचुरल एक्सिस होती है। उस एक्सिस पे कहीं किसी डिस्टेंस पर हमें निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है, पॉपुलर है, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। रिंग को जैसे मैंने यहां बनाया था, ये पूरी की पूरी रिंग मैंने बोर्ड पे रखी हुई है, ऐसे रिंग को रखा है, लेकिन एक्सिस कहां जा रही है, बोर्ड के बाहर। तो अब एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लोकेट करना होगा तो बोर्ड के बाहर आ जाएगा। बोर्ड के बाहर मैं कैसे उसको ड्रॉ करूंगा, तो मैं जो रिंग ऐसे बोर्ड पे ऐसे रखी है उस रिंग को मैं ऐसे रख देता हूं, यानी रिंग का प्लेन हो जाएगा बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो उसका 3 डायमेंशनल लुक दिखाई देगा इस तरीके का। अब ये रिंग ऐसे नहीं रखी है, ये रिंग ऐसे रखी है, इसका प्लेन क्या है, बोर्ड के परपेंडिकुलर। हम कह सकते हैं कि आधी रिंग, आधा पार्ट बाहर है और ये जो डॉटेड में शो किया है वो अंदर है। इट इज सर्किल जो होगा वो ऐसे होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर, हाफ आउटसाइड एंड हाफ इनसाइड। इसका सिंपल तरीका क्या है कि आप अपने घर में क्या करिए, एक हाफ रिंग ले लीजिए, उस हाफ रिंग को, सिर्फ हाफ रिंग लीजिए, उस हाफ रिंग को मिरर पे लाके ऐसे रख दो, तो मिरर पे लाकर क्या होगा, इस हाफ रिंग का एक मिरर इमेज बन जाएगा अंदर, और रिंग हो जाएगी कंप्लीट, आधी बाहर आधी अंदर, ठीक है। आधी जो अंदर है वो इमेजिनरी है, लेकिन यहाँ पे जो आधी अंदर है वो इमेजिनरी नहीं, वो रियल है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले टोटल चार्ज क्यू दिया गया है, हम चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, याद है आपको, लैम्डा इज क्यू अपॉन 2 पाई है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, है ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम चाहे तो कर भी सकते हैं और अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो लैम्डा अगर डिफाइन करना चाहें तो लैम्डा डिफाइन कर सकते हैं क्यू अपॉन 2 पाई आर, ठीक। अब देखो, जब ये आधी रिंग बाहर है और आधी रिंग अंदर है, तो जो रिंग का सेंटर है वो कहां आ गया, जो रिंग का सेंटर है वो आ गया बोर्ड पे। रिंग की जो एक्सिस है वो कहां आ गई, वो भी बोर्ड पे। अब आपको इस एक्सिस पे x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस सेंटर से देखो, आधी रिंग बोर्ड के बाहर है और आधी रिंग बोर्ड के अंदर है। रिंग के 2 हिस्से, छोटे छोटे हिस्से, जहां से रिंग बोर्ड में एंटर कर रही है और बाहर निकली, वो 2 छोटे छोटे पार्ट बोर्ड पे माने जा सकते हैं। बाकी सब तो ये कहां है, बाहर, और ये कहां है, अंदर है। तो ये 2 छोटे से पार्ट जो ऑलमोस्ट जहां से रिंग क्या कर रही है, बोर्ड में एंटर कर रही है, उसी के ठीक अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे यहां पे होगा। इसको डायरेक्टली आप dq कह दो, है ना, इसको लैम्डा dx भी कह सकते हैं, मैं भी कहता हूं लैम्डा dx ले लो, यस, लेकिन मैं डायरेक्टली dq, तो ये भी dq और ये भी dq, और ये एलिमेंट दोनों ही बोर्ड पे हैं। अब मुझे पूरी रिंग की वजह से यहाँ पे फील्ड चाहिए, यस, यहाँ पे फील्ड चाहिए, लेकिन मैं पहले इन दोनों dq जो है उनका कंट्रीब्यूशन लेता हूं, बाद में मैं इन dq को पूरी रिंग पे क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, और एक लेने के बजाय 2 ले रहा हूं, क्यों, सिमेट्री का एडवांटेज लेंगे। बोलो, ये x है, ये r है, ये डिस्टेंस कितनी आ गई, ट्रायंगल, ये बोर्ड के ऊपर प्रॉपर्टी बना है, ये r हमारा कितना हो गया, r बराबर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, करेक्ट है, यस। अब बोलो, ये dq यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस करेगा किधर, पॉजिटिव है अपनी तरफ से पूरा, प्लस ये करेगा अपने से अवे, इसको आप कह दीजिए dE1, और जितना फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा उतना ही ये भी करेगा, ये भी अपने से अवे, ये भी बोर्ड पे, पूरी लाइन बोर्ड पे, ये जो ज्योमेट्री है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी, और यहाँ पे ये भी होगा dE1। ये एक dE1 है कितना, एक dE1 है k dq अपॉन r स्क्वायर इज नथिंग बट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखो, इन दोनों, ये अपनी तरफ से अवे और ये अपने से अवे, ये एंगल अगर बराबर में थीटा मान लूं, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा।
अब मुझे अगर इन दोनों डी का सम करना हो तो जाहिर सी बात है सम करने का तरीका आपको सिखाया गया। एक तो डायरेक्ट जो है वेक्टर सम करो और एक लॉजिकली क्या करते हैं हम लोग, इस डी के दो कंपोनेंट करो, क्या आएगा डी1 cos थीटा डी1 sin थीटा। देखो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। इस डी के दो कंपोनेंट डी1 cos थीटा और डी1 sin थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और ये दोनों का कंपोनेंट फिर से देख लो, d1 cos थीटा d1 cos थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट de बराबर कितना आ जाएगा, 2d1 cos थीटा। थीटा कोई वेरिएबल नहीं है, फिक्स डिस्टेंस पे ले रहे हैं, उसके सेंटर से x डिस्टेंस, तो थीटा भी वहां पे फिक्स वैल्यू है, x डिस्टेंस पे ले रहे हैं। और ये रिजल्टेंट फील्ड किधर जाएगी, अलोंग द एक्सिस, और जो परपेंडिकुलर द एक्सिस कंपोनेंट है वो गया कैंसिल। अभी समझ में आ गई बात। अब देखो जैसे आपने ये दोनों कंट्रीब्यूशन लिया तो एक ऊपर एक नीचे, इसी तरीके से हर एक जगह जो डायमेट्रिकली अपोजिट साइड होंगे, एक यहां एक यहां, जब वहां पहुंचेंगे एक्सिस पे तो क्या करेंगे, वो साइड वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अभी इधर वाले दो, ये वाले क्या हो गए, यहाँ गए ऊपर नीचे वाले कैंसिल। ऐसे अगर तुम एक बाहर पॉइंट लेते हो, इधर लेते हो, यहाँ पे dq dq, तो यहाँ जाएंगे तो फिर ये साइड वाले कैंसिल। हर जगह एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले क्या होंगे, कैंसिल, और एक्सिस के अलोंग वाले क्या हो जाएंगे, ऐड। तो जो समेशन करेंगे, जो सुपरपोजिशन होगा, तो कौन सा कंपोनेंट का होगा, जाहिर सी बात है इसका होगा। और यहाँ पे हम पेयर के फॉर्म में ले रहे हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे पेयर का क्या एडवांटेज है, डबल कंट्रीब्यूशन आ रहा है, सिंगल चार्ज को नहीं बल्कि पेयर के फॉर्म में ले रहे हैं। तो अब जो नेट फील्ड आएगी जब मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा, देखिए कहां पे हमको इंटीग्रेशन ध्यान रखना होगा। तो पहले तो आप रख लो 2d1 दैट इज k dq, इसको डायरेक्टली dq लिख रहा हूं, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एंगल में cos थीटा देखो क्या आएगा, x अपॉन स्मॉल r, x अपॉन स्मॉल r, x स्मॉल r ऑलरेडी क्या है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1 है और यहाँ पे अंडर रूट का मतलब पावर हाफ है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा की वैल्यू x अपॉन इसी का पावर 1/2, तो टोटल कितना हो जाएगा 3/2। चेक करो, ये हो गया d। अब देखो इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, k कांस्टेंट है, x फिक्स डिस्टेंस पे ले रहा हूं, r कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, dq का। तो जब मैं इसको पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट करूंगा तो dq को मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, जो इंटीग्रेशन होना है किसका होना है, dq का होना है। लेकिन ये जो फील्ड है इसमें क्या ये सिंगल dq पूरी रिंग को कवर करेगा या दो चार्जेस मिलके पूरी रिंग को कवर करेंगे। तो अगर मुझे सिंगल dq पूरी रिंग पे कवर करना होता तो इंटीग्रेशन dq की वैल्यू होती q, लेकिन चूंकि दो dq मिलकर कवर करेंगे तो एक जो dq होगा वो क्या करेगा, आधी रिंग को कवर करेगा, तो उसका पेयर दूसरा आधी रिंग को कवर करेगा, ये इधर आएगा तो पेयर के फॉर्म में एक यहाँ है कि यहाँ। तो अगर सिंगल dq होता जो पूरी रिंग को कवर करता तो इंटीग्रेशन dq में q लिखता, लेकिन यहाँ पे जो मुझे लिखना होगा इंटीग्रेशन dq, तो मुझे लिखना होगा q/2, क्योंकि एक जो ये वाला वो आधा कवर करेगा, उसका पेयर आधा कवर करेगा, और इस तरीके से इसकी लिमिट जो dq की जो इंटीग्रेशन होगा वो सिर्फ होगा 0 से q/2। समझ में आ गई बात। तो यहां से आ जाएगा q/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से फील्ड का फार्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, k, यहाँ पे आएगा q, यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, k qx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2। दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आ गया the formula for electric field due to a uniformly charged ring at an axial point। चेक कर लो तरीका, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, अभी आप नोट करो जल्दी से, ठीक है। और इसमें हम इस डेरिवेशन के बाद इससे रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन और पॉइंट्स लेंगे जहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, आप देखिएगा इसमें कई क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो हम इधर बोर्ड साफ करके आगे डिस्कस करते हैं, आप जल्दी से नोट करो। ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट, प्लीज रिमेंबर द फार्मूला। और ये फार्मूला सेम टू सेम ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आएगा हमारे पास, जहाँ पे k है वहाँ पे g आ जाएगा, और जहाँ पे q है वहाँ पे m आ जाएगा। चलिए मैं आपको फार्मूला बता दूंगा आपको, बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया हमारे पास, kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब इसमें मैं कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा, ग्रेविटेशन वाला पार्ट तो वो एक सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं।
सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। स्पेशल केसेस में नोट डाउन। सबसे पहला हमारे पास, अगर हम यहाँ पे x को लेते हैं वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू कैपिटल R, अगर हम x को लेते हैं वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू कैपिटल R, तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे x इज वेरी लार्ज तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, और भी लार्ज। तो जब x स्क्वायर और भी लार्ज हो जाएगा, यानी यूं कह सकता हूं कि r स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, r बहुत छोटा, तो r स्क्वायर और भी छोटा, तो मैं यहाँ पे r स्क्वायर को क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो जब मैं r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, x स्क्वायर का होल पावर 3/2, क्या बचेगा, x क्यूब, ऊपर x है, क्या बचा, x स्क्वायर। क्या आएगी फील्ड की वैल्यू, फील्ड की वैल्यू आएगी k क्यूब अपान x स्क्वायर, फील्ड की वैल्यू आएगी k क्यूब अपान x स्क्वायर। क्या मतलब इसका, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं देखता हूं कि रिंग का साइज बहुत छोटा है या रिंग जो भी है उससे मैं बहुत दूर अगर चला जाऊंगा, तो मुझे वो रिंग का जो उतनी दूरी पे जो फील्ड का फार्मूला है वो क्या है, के क्यू अपान एक्स स्क्वायर। किसका होता है, पॉइंट चार्ज का फार्मूला होता है। तो इसका मतलब होगा कि टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग एट फार पॉइंट, फार का मतलब इंफिनिटी में नहीं पहुंच रहे लेकिन काफी दूर चले गए हैं, तो ये रिंग मुझे वहां पे बेसिकली कैसे दिखाई दे रही है, जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई दे रही है, और मुझे फील्ड का फार्मूला क्या आएगा, के क्यू अपान एक्स स्क्वायर, के क्यू अपान आर स्क्वायर। समझ गए बात को। तो प्लीज रिमेंबर, इफ एक्स इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू कैपिटल आर, तो वो रिंग मुझे जो है ना बिल्कुल छोटी दिखाई देगी क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक्स इज वेरी लार्ज, राइट। अब अगर हम लेते हैं सेकंड केस, x वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल आर, रिवर्स कर दिया जाए, यानी अब रिंग बहुत ज्यादा बड़ी है और डिस्टेंस बहुत छोटी है, तो अब इसी फार्मूले में दोबारा से मैं एक बार फार्मूला ये लिख देता हूं, E बराबर के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं, है ना। जब हम कोई अजम्पशन करते हैं तो उसमें ये देखना होता है कि हमारे इस अजम्पशन से कोई अब्सर्ड रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं फिजिकली, तो फिर हम उस अजम्पशन को छोड़ देते हैं, कुछ और दूसरा सुटेबल अजम्पशन करते हैं। ध्यान रखना इस बात का। तो हमारे लिए सिंपल अजम्पशन तो यही है, सिंपल अजम्पशन तो ये है कि x वेरी वेरी स्मॉल है, तो अगर मैं x बहुत छोटा है तो जाहिर सी बात है कि x स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, है ना। x यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे चूंकि r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर, x बहुत छोटा होगा तो x स्क्वायर और भी छोटा मान लिया जाएगा, तो मैं यहाँ पे x स्क्वायर को क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर को नेगलेक्ट करता हूं तो यहां से फील्ड का जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू एक्स अपान, क्या आएगा यहां से, एक्स स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया और यहां से आ जाएगा आर क्यूब। अब क्या है फार्मूला, अब फार्मूला आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो के क्यू अपान आर क्यूब कांस्टेंट हो गया, यानी कि जब x बहुत छोटा होगा, सेंटर से बहुत करीब के पॉइंट पे अगर कंसीडर करेंगे तो हमें दिखेगा कि जो फील्ड है वो x के साथ ऑलमोस्ट लिनियरली वेरी कर रही है। यस, इज ऑलमोस्ट वेरिंग लिनियरली विथ x व्हेन x इज वेरी स्मॉल। ठीक है, अब देखो ये दो पॉइंट हो गए। अब इसमें तीसरा पॉइंट मैं ऐड करता हूं, देखना ध्यान से। अब अगर मेरे पास मान लो कि यही केस मैं लेके चलता हूं जहां पे x इज वेरी स्मॉल, तो अब इसमें फर्दर मैं क्या ऐड करना चाहता हूं पॉइंट, तो देखिए कि मान लिया जाए कि ये रिंग है, डेफिनेटली रिंग बड़ी है, और उसके एक्सिस से x डिस्टेंस पर, उसके एक्सिस से x डिस्टेंस पर मैं एक चार्ज पार्टिकल रख दूं जिसका मास m हो और चार्ज -q हो। चार्ज क्या हो, -q हो। तो अगर ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है तो इस रिंग की वजह से आपने देखा था ये रिंग हमें कैसे ली थी, पॉजिटिवली, तो फील्ड किधर थी, एक्सिस में थी, अलोंग यानी अवे फ्रॉम द सेंटर, along the axis away from the center। तो यहां पे फील्ड, अगर ये रिंग पॉजिटिव है तो फील्ड होगी राइटवर्ड, फील्ड होगी राइटवर्ड along the axis away, ठीक है ना। लेकिन आपने चार्ज कैसा रखा है यहाँ पे -q, तो इस -q पे फोर्स किधर लगेगा, क्या समझा तभी मैंने, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो और यहाँ पे निगेटिव चार्ज रखा जाए तो फोर्स क्या लगेगा, उसके अपोजिट, तो उस पर फोर्स लगेगा उसके अपोजिट। और व्हाट इज दैट फोर्स इक्वल टू, वो फोर्स कितना होगा, उसको माइनस के साथ लिख दो, -QE। ठीक है, -QE, कैपिटल Q चार्ज तो रिंग पे है,
और ये चार्ज मैंने पॉइंट चार्ज के फॉर्म में वहां रखा है, और जो फोर्स लगेगा टुवर्ड सेंटर, तो ये फोर्स का फार्मूला आ जाएगा माइनस क्यू ई। ई का फार्मूला क्या है, ये वाला केस, जनरल केस नहीं ले रहा, ये वाला केस स्पेशल, जहां पे एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये हो जाएगा माइनस साइन शो करता डायरेक्शन को, उसको रहने दीजिए। अब ई की वैल्यू लिख दीजिए, ई की वैल्यू क्या है, के क्यू, ये छोटा क्यूब इसी में ले लो, के क्यू क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। क्या समझ में आ रहा है, ये जो फोर्स है इट इज समथिंग F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। का मतलब क्या हुआ कि अगर ये चार्ज पार्टिकल को मैंने सेंटर पे रखा होता तो फोर्स क्या होता, जीरो, क्योंकि सेंटर फील्ड जीरो है तो सेंटर पे फोर्स भी जीरो होगा। और अगर मैंने उसको डिस्प्लेस कर दिया राइट वर्ड माइनस क्यू चार्ज को, तो अब डिस्प्लेस करके मैं छोड़ दूं तो फोर्स किधर लगेगा, वापस लगेगा, माइनस संख्या शो करा, वापस लगेगा, और वो यहां से आएगा और फोर्स के साथ आएगा, तो सेंटर आके नहीं रुकेगा, बल्कि वो क्या करेगा, दूसरी साइड चला जाएगा, और फिर जब दूसरी साइड जाएगा तो फिर वो फोर्स फिर लगेगा टुवर्ड सेंटर, और इस तरीके से पार्टिकल क्या करेगा, एसएचएम या ऑसिलेशन ओनली। डेफिनेटली ये एसएचएम की कंडीशन है। हाँ, अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी और आप जनरल फार्मूला यूज कर रहे होगे और इसी तरीके से अगर माइनस क्यू चार्ज को छोड़ोगे तो फिर वो ऑसिलेटरी मोशन करेगा, क्योंकि एसएचएम होने के लिए फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना जरूरी है। तो ये किसका काम कर रहा है, ये हमारे F इज इक्वल टू के एक्स, जो रेस्टोरिंग कांस्टेंट है उसका ये के का काम कर रहा है, और आपका इस तरीके से ये पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, एसएचएम करेगा, और एसएचएम का टाइम पीरियड का फार्मूला आएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के। ये वाला के नहीं, हाँ रेस्टोरिंग कांस्टेंट, ये पूरा के है, तो इस पूरे को के रख दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई के की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर क्यूब ऊपर आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ दैट पार्टिकल। तो देखिए थोड़ा सा बात आगे बढ़ गई है ना, और मैं समझता हूँ कि कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि हम इस तरीके की बात कर रहे हैं शुरू से। तो जब शुरू से कर रहे होते हैं तो चीजें हमको ठीक रहती है ना, अगर हमने अचानक से करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो टाइम लेके सोचिए, ठीक है ना, टाइम लेके सोचिए, दिक्कत आए तो बताइए। तो इसके अलावा मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो रिंग के डिस्कशन में एक और पॉइंट में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है बताना चाहूंगा। हम अगर इस रिंग के एक्सिस पे चलते हैं, सबसे पहले आप ये देखो, हम ये एक्चुअली रिंग के एक्सिस पे चलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे से वेरी करे उसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। ग्राफ हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, फिजिक्स में आप जानते हैं। तो इस ग्राफ को बनाने में लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि अगर हम x इक्वल टू 0 पे हैं, ये x इक्वल टू 0 है, तो वहां पे फील्ड क्या है, वहां पे फील्ड 0 है। x इक्वल टू 0 पे यानी कि रिंग के सेंटर पे फील्ड क्या है, 0 है। अच्छा, तो रिंग के सेंटर में फील्ड 0 है। अब देखो यहाँ फील्ड 0 है, और अगर मैं x टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दूं, x टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दूं, वहां फील्ड क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब x टेंडिंग टू इंफिनिटी में फील्ड 0 हो गई, ठीक, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फील्ड 0, यहाँ पे फील्ड 0, तो क्या थ्रोट 0 नहीं, थ्रोट 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फील्ड 0 है। फिर हमने कहा कि शुरू में जो है फील्ड क्या करती है, ऑलमोस्ट लीनियरली वेरी करती है, और बाद में वो पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करती है। तो वो तो इधर हम करीब, बहुत करीब है, बहुत दूर है, लेकिन जो जनरल आइडिया वो ये है कि अगर यहाँ पे 0 है, इन्फिनिटी पे जाके 0 होना है, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वो बीच में क्या करेगी, वो बीच में मैक्सिमा लेगी, क्योंकि यहाँ पे 0 से बढ़ना है, बढ़ के घट के फिर 0 होना है। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे फील्ड राइट वर्ड होगी, ठीक है ना। और अगर आप इसके लेफ्ट में जाएंगे और ये पॉजिटिव, तो फील्ड लेफ्ट वर्ड होगी। तो अगर राइट साइड को आपने ऊपर शो किया है पॉजिटिव को, तो लेफ्ट वाले को नीचे शो करना होगा। ये सिर्फ डायरेक्शन की वजह से दोनों ग्राफ सिमेट्रिकल है। अब सवाल ये होता है, यस बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो क्या होना है, बीच में बढ़ना है, बढ़ के वो मैक्सिमम अचीव करेगा, मैक्सिमम अचीव करेगा, फिर क्या घट के उसको फिर इन्फिनिटी पहुंचते क्या हो जाना चाहिए, 0, और ये इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा। इसलिए ग्राफ इस तरीके से सोल्व कर दिया था, आप जानते हो इस चीज को, राइट ना। तो अब सवाल क्या होता है, सवाल ये होता है कि ये दोनों सेम है, खाली निगेटिव इसलिए बन गया क्योंकि इसके लेफ्ट में जाओगे तो फील्ड इधर अवे होगी और वो निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो राइट वर्ड को अगर हमने प्लस शो किया है तो लेफ्ट वर्ड को माइनस शो करेंगे, तो इसलिए वो ग्राफ में नीचे शो करेंगे, राइट ना।
तो सवाल क्या बनता है कि यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो बीच में मैक्सिमा, यस, इसको भी मैक्सिमा ही कहेंगे, इसको मिनिमा नहीं कहेंगे, ये भी मैक्सिमा ही है, सिर्फ वो निगेटिव साइड में इसलिए चला गया क्योंकि वो डायरेक्शन की प्रॉब्लम है। तो हमारा नेचुरल क्वेश्चन ये होगा भैया कि हमें ये बताना होगा कि फील्ड मैक्सिमम होगी एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स। तो सवाल फिर वही आता है, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और मैक्सिमा मिनिमा के लिए बताओ भाई एक्स की किस वैल्यू के लिए फील्ड मैक्सिमम है। तो आपके पास फील्ड का जनरल फार्मूला है k क्यूब एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। फील्ड मैक्सिमम ढूंढना तो क्या करना अपने को करना पड़ेगा d बाई डी एक्स। क्या करना पड़ेगा d बाई डी एक्स। तो d बाई डी एक्स में देखो आप यहाँ पे d बाई डी एक्स करोगे, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, k क्यू तो कांस्टेंट है उसको कुछ नहीं होना, साइड में होगा, फाइनली उसको जीरो रख देना है। तो बेसिकली आपका डिफरेंशिएशन किसका होगा, x अपान दिस, ये किस फॉर्म में जा रहा है, x अपान u अपान v फॉर्म, क्या है u अपान v फॉर्म, एक तो u इनटू v फॉर्म, प्रोडक्ट रूल, और ये डिवीजन रूल, आपने अगर किसी को नहीं मालूम तो सीखना होगा। तो ये दो वेरिएबल है, एक ऊपर x है, ये u का काम करेगा और ये पूरा v का काम करेगा। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, डी बाई डी एक्स u बाई v, ठीक है। क्या करना होता है, जो नीचे v होता है उसको नीचे स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, चूंकि हमको इसको फाइनली जीरो रखना है इसलिए इसको स्क्वायर करने का कोई मतलब इधर जाके मल्टीप्लाई को जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी हमको न्यूमरेटर में देखना क्या करना है। तो यहाँ पे v स्क्वायर करते हैं, फिर v को रख देते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं, du बाई डी एक्स, माइनस साइन करते हैं, u डिफरेंशिएट हो चुका उसको रख देते हैं, अब v को डिफरेंशिएट करते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे v ये है पावर 3/2 के साथ और ये u है। तो ये डिफरेंशिएशन आप ना, ये मैथमेटिक्स पार्ट है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, मैंने आपको गाइडलाइन दे दिया है, तो प्लीज गो फॉर इट। d बाई डी एक्स हमें जीरो करना है क्योंकि हम मैक्सिमम मिनिमम ढूंढ रहे हैं फील्ड का। तो क्या करेंगे, v, ये मेरा v है, उसका स्क्वायर कर दिया, ये हमारे काम करने को अल्टीमेटली इसको जीरो हो जाना। तो v स्क्वायर किया और v को एज सच रख दिया, तो v को एज सच रख दिया तो क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, v का स्क्वायर किया और एज सच रख दिया। अब जो ऊपर है u, उसको डिफरेंशिएट किया, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन, अब x डिफरेंशिएट हो चुका है, अब उसको रख देंगे एज सच, ठीक है, माइनस करके। अब हमें ये चीज जो है v उसको डिफरेंशिएट करना, तो ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, पावर फॉर्म पहले सॉल्व होगा फिर अंदर जाएंगे, पावर फॉर्म पहले सॉल्व होगा फिर अंदर जाएंगे, तो पावर सॉल्व होगा तो क्या आएगा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, 3/2 माइनस 1 ना पावर फॉर्मूला, उसको फिर अंदर जाएंगे तो x एक बार फिर से डिफरेंशिएट होगा और यहाँ पे आ जाएगा 2x, पुटिंग इट 0, ये इधर जाके हो जाएगा 0, ठीक है। तो उसके आगे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 और यहाँ पे है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लोगे तो वो जाहिर सी बात है कि इक्वल टू 0 में कोई रिजल्ट नहीं देगा, समझ गए ना। और इस तरीके से यहाँ से अगर आप चाहो तो मैं आपको एक लाइन और लिख देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ बचा कितना, तो यहाँ पावर 1/2 कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 बचा, यहाँ पे पावर 1 बचा, 1/2 कॉमन लिया तो पावर 1 बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा, ये पूरा कॉमन हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, यहाँ बचा x, यहाँ बचा x, तो ये बचा माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये टर्म 0 या ये टर्म 0, ये 0 कोई रिजल्ट नहीं देगा, ये रिजल्ट देगा 0, क्या देगा, यहाँ क्या आ गया, ये आ गया 2x स्क्वायर, यस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, x इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, सॉरी x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर अपान रूट 2, यही है वो पॉइंट, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर अपान रूट 2 क्यों है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो ये थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट है, आप में से कुछ लोग जरूर इसमें डिफिकल्टी महसूस कर सकते हैं, तो ये तो सब बेसिक मैथ का पार्ट है, आप जरूर से वहां पे जाके रिवाइज करिए, समझिए, हेल्प लेनी है तो हेल्प लीजिए, ठीक है ना। तो अब व्हाट इज द मैक्सिमम फील्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम फील्ड, तो जो x की इस वैल्यू के लिए फील्ड मैक्सिमम है तो x का ये वैल्यू हम ले आके ओरिजिनल फार्मूले में रखेंगे तो वहां से जो फील्ड आएगी वो मैक्सिमम आएगी, ठीक है, नोट करो। तो ये रिंग से रिलेटेड ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट था, रिच था, और हर एक पार्ट से क्वेश्चन फ्रेम होने का चांस है। अब इसमें ड्यूरेशन जो करने हैं वो है हाफ रिंग का करना है, ये तो फुल रिंग का था, और स्ट्रेट वायर का तो हम देखते हैं टाइम परमिट करता तो अभी उसमें से कोई एक आध ले लेते हैं, और अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे।
तो लेट अस गो फॉर ना, हम लोग एक छोटा पार्ट ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग और एक होता है सेक्टोरल रिंग। आपको याद होगा हमने सेक्टोरल वर्ड इस्तेमाल किया होगा, है ना, एनी पार्ट ऑफ द रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग हाफ रिंग के लिए करते हैं। ये एग्जैक्टली हाफ रिंग है, डेफिनेटली यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये चार्ज है। इसमें आप चार्जिंग शो कर सकते हैं इस तरीके से, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बता दिया जाएगा आपको, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, हाफ रिंग है। इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमें फील्ड निकालनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमें फील्ड निकालनी है। अगर आपको चार्ज दिया हुआ है, इसकी रेडियस दी हुई है, अगर टोटल चार्ज दे दिया जाए तो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, अभी पूरी रिंग की तो क्या बताया था, Q/2πr, लेकिन यहाँ पे Q/πr आएगा क्योंकि आधी रिंग है πr, समझ गए ना, लेंथ उसकी πr। चलिए डेरिवेशन कर लेते हैं, ये मुश्किल नहीं है, 2 लाइन है, आप आसानी समझ जाएंगे क्योंकि हम लोग बताएं ना कि लगातार हम काम करेंगे तो हमको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो तरीका क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमने ये जो है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका एडवांटेज हमको मिलेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि इस लाइन के दोनों तरफ रिंग आधी आधी बराबर डिवाइड हो जाती है, तो इसका एडवांटेज लेंगे। तो क्या करेंगे हम, देखिएगा डेफिनेटली रिंग वायर है, वायर कैन बी अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स। जैसा मान लीजिए कि आपके पास एक कोई स्ट्रेट वायर हो, आपको याद होगा मैकेनिक्स में हम लोगों ने, चाहे वो सेंटर ऑफ मास चैप्टर हो, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर हो, आपको याद होगा कि ये मान लो कि मास के टर्म्स में, ये चार्ज के टर्म्स में कर लो, टोटल चार्ज कितना है, Q है, इसकी लेंथ कितनी है, L है, तो हम लोग यहाँ पैरामीटर बनाएंगे क्या, Q/L। क्या पढ़ोगे Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब अगर मुझको यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेना हो तो मैं लूंगा x डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट dx लूंगा ना। अगर मुझे लेना हो एक एलिमेंट तो मैं बोलूंगा द रॉड इज मेड ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स, उसमें से एक पार्टिकल होगा कितनी लेंथ का, dx लेंथ का। तो यहाँ से लिया जाएगा मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से x डिस्टेंस पर dx लेंथ, उस पर चार्ज कितना होगा, तो उस पर चार्ज होगा डेफिनेटली यू कॉल इट dq बराबर लैम्डा dx, क्योंकि व्हाट इज लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, व्हाट इज चार्ज ऑन dx लेंथ इनटू dx, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रेट वायर है तो यहाँ पे हम लोग x dx लेते हैं, लेकिन चूंकि ये कर्व्ड है यानी सर्कुलर फॉर्म में है, तो उसका तरीका क्या होता है कि मैं इस लाइन ऑफ सिमेट्री से थीटा एंगल पर एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा जो अपने सेंटर पे एंगल बनाएगा d थीटा। देख लो, थीटा एंगल पर एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा जो अपने सेंटर बनाएगा d थीटा एंगल। इस छोटे से एलिमेंट की पहले लेंथ जिसको हम लोग dx कहते थे, आप उसको dl कहिए, वो क्या है, आर्क लेंथ है, आर्क ARC आर्क, और वो होता है r d थीटा। कितना एंगल बना अपने सेंटर पे, तो जो आर्क लेंथ है वही मेरा सो कॉल्ड dx है, dx बराबर r d थीटा। तो बताओ उस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा, तो डेफिनेटली जो चार्ज होगा वो होगा लैम्डा dx या लैम्डा r d थीटा। समझ गए ना। अच्छा, चूंकि सिमेट्री है, जैसे चार्जेस राइट साइड है वैसे ही चार्जेस लेफ्ट साइड है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस dq बहुत छोटा सा पार्ट है, हमने d थीटा दिखलाने के लिए थोड़ा बड़ा दिखला दिया है, तो ये छोटा सा पार्टिकल के फॉर्म में, इसकी वजह से फील्ड किधर होगी, इसको पॉजिटिव लिया गया है तो ये होगी फील्ड अवे, तो इसको आप कह दो dE1, और वो dE1 डेफिनेटली इस dq चार्ज का कंट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव है तो अवे, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये हो गया dE1। जरा dE1 की वैल्यू लिख दिया जाए, dE1 की वैल्यू कितनी होगी, dE1 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज k dq अपान डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर ही है, तो k dq अपान r स्क्वायर। ठीक है, हम d की वैल्यू रख सकते हैं बाद में, पहले कभी भी रख लो, k dq, व्हाट इज dq, dq इज लैम्डा r d थीटा अपान r स्क्वायर। मैं dE1 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, dE1 जो एक चार्ज पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन है, dE1 बराबर, ये r से r कैंसिल हो गया, ये हो गया k लैम्डा बाई r d थीटा, ये लिख कर रख लो। ठीक है, जैसे कंट्रीब्यूशन आपने लिया एक छोटे से एलिमेंट का यहाँ पे थीटा एंगल पर, अपने सेंटर पे एंगल बनाएगा d थीटा, ठीक वैसे ही सिमेट्री की वजह से इसके लेफ्ट साइड में भी एक एलिमेंट होगा थीटा एंगल पर जो अपने सेंटर बनाएगा d थीटा, ये भी dq होगा, सेम टू सेम लैम्डा r d थीटा, और ये भी पॉजिटिव होगा तो ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने से अवे,
और ये अगर डी इवन है तो ये भी डी इवन ही होगा। अब यही डी इवन यहाँ पे आ गया। अब देखो सिमेट्री की वजह से इस लाइन ऑफ सिमेट्री से जितना पार्ट राइट साइड है उतना पार्ट लेफ्ट साइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट का एक पेयर होगा, तो हर एक इन दोनों का एक एक पेयर होगा। पेयर होगा तो क्या होगा, ये थीटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा। इस D1 के इस D1 के दो कॉमन, D1 cos थीटा, D1 sin थीटा। व्हाट इज दिस sin? D1 cos थीटा, व्हाट इज दिस sin? क्या होगा, साइन वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये वाले कॉस वाले क्या हो जाएंगे, ऐड। तो बताओ रिजल्टेंट क्या आ गया, दोनों पार्टिकल्स का मिला के कंडीशन कितना आ गया, 2d1 cos थीटा। यहाँ थीटा वेरिएबल है, थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, थीटा देखो कहां जाओगे, यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री से एंगल मेजर करो, कहां तक जाओगे, राइट साइड में, राइट से बताइए पूरा एंगल कितना आएगा, π/2। तो क्या मुझे दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, ये सिर्फ मुझे एक साइड करना है, क्योंकि हमने दोनों तरफ एलिमेंट लिए, तो मैं सिर्फ एक तरफ कवर करूंगा तो पेयर के फॉर्म में दूसरी तरफ अपने आप कवर होता चला जाएगा। ये बात आपको पहले भी समझाई, अभी दोबारा समझा रहे हैं। तो थीटा के टर्म्स में लिमिट होगी इंटीग्रेशन की 0 to π/2, आपको सिर्फ एक हाफ को कवर करना, दूसरा हाफ अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन दो एलिमेंट का 2d, समझ गए बात को। तो ये हो गया आपका d बराबर 2, व्हाट इज d1 इज k लैम्डा अपॉन r d थीटा, इसको लिख दो cos थीटा d थीटा इंटीग्रेशन। अब हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग है ना, साइड वाले कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्टेंट चला जाएगा नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ होगा, वो पॉजिटिव है तो अवे होगा, और नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स होगा, इट विल बी अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री। E बराबर, ये इंटीग्रेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, ये होगा थीटा की लिमिट क्या समझा आपको मैंने, 0 से π/2। अगर मैं सिर्फ एक लेता तो मैं यहाँ से मेजर करता तो इधर जाता +π/2, इधर जाता -π/2, तो हमारी लिमिट होती -π/2 से +π/2, लेकिन यहाँ पे सिर्फ होगी 0 से 90, दैट इज 0 से π/2। ये सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। cos थीटा d थीटा sin थीटा होता है 0 से π/2, है ना, कर लो अब इसको। ये हो गया 2k लैम्डा अपॉन r, यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा, यस sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, कहाँ से कहाँ, 0 से π/2। अपर लिमिट sin 90 1 हो गया, लोअर लिमिट sin 0 0, 1 बचेगा तो वहां से काम खत्म हो गया उसका, और ये हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r। तो प्लीज रिमेंबर द फार्मूला, ठीक है। इसमें मैं सेक्टोरल लिंक का बताना चाहूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये यहीं पे बात कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो। और सेक्टोरल रिंग, जाहिर सी बात है कि जो सेक्टोरल रिंग होगी वो अपने सेंटर पे एंगल बनाएगी, समथिंग यू कॉल इट अल्फा। यही अल्फा जब फुल हाफ रिंग हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, पाई, देख लो बन जाएगा पाई, तो ये अल्फा। फिर इसमें सेम टू सेम डायरेक्शन रहेगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और एक तरफ का एंगल कितना होगा, α/2। फिर आप यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लोगे, सेम टू सेम थीटा एंगल पर जो अपने सेंटर बनाएगा d थीटा, वैसे यहाँ भी पेयर लोगे, सब कुछ सेम टू सेम होगा। सिर्फ फर्क होगा कि ये थीटा पहले हमने इंटीग्रेट किया था 0 से π/2, लेकिन अब ये थीटा हमें कहाँ तक जाएगा, ओनली α/2। समझ गए बात को। तो इसी में अगर आप लिमिट को 0 से π/2 के बजाय लिमिट को कर दोगे α/2, तो यहाँ पे आ जाएगा α/2, और सेक्टोरल लिंक का आपका फार्मूला हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r, और यहाँ पे आएगा अपर लिमिट α/2, लोअर लिमिट 0, तो ये हो जाएगा sin α/2। लैम्डा की डेफिनेशन बदल जाएगी, लैम्डा की डेफिनेशन q अपन πr नहीं होगी, क्योंकि इस बार जो पूरी हाफ रिंग नहीं है, तो वहां पे लैम्डा की डेफिनेशन क्या होगी, लैम्डा विल बी इक्वल टू q अपॉन r अल्फा, अल्फा मस्ट बी इन रेडियन, रेडियन होगा ना, πr 2πr, पूरी रिंग होगी तो कितना होगा अल्फा, 2π, आधी रिंग होगी तो पाई, तो कितना आ जाएगा q अपॉन πr। तो अगर अल्फा एंगल होगा, अल्फा मस्ट बी इन रेडियन, तो ये फार्मूला बन गया। और सिमेट्री की वजह से अभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, समझ जाओ ध्यान से। यहाँ देख लो, जैसे हाफ रिंग बनेगी तो अल्फा कितना हो जाएगा, हाफ रिंग में ये अल्फा कितना हो जाएगा, पूरा एंगल पाई हो जाएगा, तो पाई का मतलब कितना हो जाएगा, sin π/2, sin π/2 इज 1, वापस वही आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r। तो प्लीज टेक टाइम, रिवाइज करिए,
ठीक है ना, क्योंकि ये डेरिवेशन कोई बहुत बड़े नहीं है, एक आध एडिशनल है, मान लेता हूँ कि एकेडमिक लेवल पे नहीं होंगे, लेकिन एक आध चीज़ें हमें थोड़ा सा आगे जाके समझाना होता है ताकि हमारा एक ब्रॉड पिक्चर बने, ब्रॉड व्यू बने सब्जेक्ट को लेकर। तो प्लीज़ रिवाइज, मैं इस पर देखता हूँ, क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ आपके लिए, आप ट्राई करिएगा 2-4 सवाल, ठीक है। थैंक यू।